Yes, we are live now. Hello friends, this is Imanshi and welcome to Let's Learn. सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हाट यू फील कनेक्टेड विद। स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। आंसर की डिस्कस करेंगे सीडीपी की पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों ही, और थोड़ी सी पेपर पे चर्चा करेंगे। आंसर की के जो क्वेश्चंस होंगे वो पिछले जितना मुझे याद रहा है 18 से भी, इवन हो सकता है 18 में एक आध गलती रही हो, 19 से तो मतलब पिछले 5 सालों में मुझे याद नहीं है कि एक भी क्वेश्चन जो सीडीपी में हमने आंसर की में डिस्कस किया हो सीटेट में वो ऑफिशियल में इधर से उधर हुआ हो, है ना। तो ये अपने आप में थोड़ी बहुत मेरी मेहनत है, बाकी ब्लेसिंग है माँ सरस्वती की, ये कह सकते हैं हम। और स्टार्ट करते हैं, समझते हैं। बहुत बढ़िया। लास्ट, हाँ, करें, शुरू करें। बहुत बढ़िया, तो आते हैं, समझते हैं। तो समझे, पेपर 2 पहले करेंगे 30 क्वेश्चन सीडीपी के, फिर पेपर 1। अगर ओवरऑल पेपर की बात करूं तो पेपर एकदम बैलेंस्ड पेपर है, जैसा सीटेट में आता है। ऐसा बहुत अनप्रिडिक्टेबल पेपर कभी आता नहीं है। ऑनलाइन के बाद से, ऑनलाइन में ही चीज़ें थोड़ी सी चेंज हुई थी, उसको थोड़ा सा अनप्रिडिक्टेबल कहेंगे, वो भी था सिलेबस से ही। तो पेपर बहुत ज़्यादा इधर उधर नहीं जाता। मैं ये कहूँ आसान है, हाँ सीडीपी के क्वेश्चंस कंपैरेटिवली आसान है, बट ये मेरा कहना बिल्कुल मत मानिए, क्योंकि टीचर्स का थोड़ा बायस हो जाता है, या मैं अपने बारे में भी ये बात कह सकती हूँ, क्योंकि हम लोग इतना पढ़ते और पढ़ाते हैं सीडीपी की। अगर हम बात करें एक ही सब्जेक्ट को पता नहीं कितने बैचेस में सालों साल से डिस्कशन कर रहे हैं, तो आसान हमें लगने लगता है। मैं अपनी बात करूँ तो मतलब ऑफकोर्स लग ही जाता है। तो अगर ये देखें तो ये आसान लग रहा है पेपर, लेकिन ऐसा नहीं कि आपके लिए पूरी तरह से आसान रहा होगा। बैलेंस पेपर है ना, जैसा आता है। लेकिन फिर भी अगर मैं ऑब्जेक्टिवली भी देखूं, अपना बायस हटा के भी, तब भी कंपैरेटिवली ईजियर साइड ही है सीडीपी। अगर आप पिछला 2 पेपर छोड़ के, यानी इससे ये वाला पेपर और इससे पहले वाला पेपर छोड़ दें, तो थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल सीडीपी में ज़्यादा था। चलिए समझते हैं। बेसिकली ये भी कह सकते हो कि पैटर्न में कोई परिवर्तन नहीं है, तो इसलिए इजी लगने लगा है कि असर्शन रीजन जो है जब पहली बार इंट्रोड्यूस हुए थे तो मुश्किल लगते थे, ठीक है ना। डिक्लेरेटिव नॉलेज, प्रोसीजरल नॉलेज में क्या अंतर है, देखो अब ये अगर आप इंग्लिश का मैराथन देख लेते, इंग्लिश पेडागोजी का, ये सब बातें वही हैं, सिलेबस वही है, हिंदी इंग्लिश पेडागोजी सब में, ठीक। तो प्रोसीजरल है, करके सीखते हो, साइकिल चलाना प्रोसीजर के थ्रू सीखते हो। डिक्लेरेटिव है जो आप परिभाषा, जो पढ़ के आप नॉलेज, थियोरेटिकल जो बातें हैं, ये एक सामान्य अंतर है। चलिए आ जाइए, इन बातों पे नहीं आते हैं अब, समझते हैं। तो एक तो आपको मैराथन तीनों देख लेनी चाहिए जो अभी सीडीपी वाली कराई है, हिंदी इंग्लिश की जो प्रीवियस मैराथन है, नोट्स पढ़ लेने चाहिए अगर नहीं पढ़े हैं रिवीजन के तौर पे। और इन क्वेश्चंस को हम कर लेते हैं, ये टेलीग्राम पे भी मैं डलवा दूंगी, ठीक है। 28 आउट ऑफ 30 आ रहे हैं, आकांक्षा कह रही हैं, कोई बात नहीं, 30 आउट ऑफ 30 भी आएंगे, मिलेंगे जल्दी ही। 130 प्लस स्कोर जो लोग लेकर के आ रहे हैं उनके साथ हम लोग चर्चा करेंगे, जैसा कि करते ही हैं। चलिए समझते हैं कहानी क्या है। ये आपका पेपर 2 है पहले, फिर पेपर 1 पे आएंगे। समय आपका खराब ना हो इसलिए मैंने मार्क कर लिए हैं पहले से आंसर्स, नहीं तो नहीं करती हूँ मैं, बट मैं नहीं चाहती कि बहुत लंबा समय लगे। चलिए छोड़िए, क्या ही देखेंगे, इसको रख देते हैं। जरूरत पड़ेगी तो टैली करेंगे, अदरवाइज पड़ेगी है नहीं। देखिए, तो अगर हम बात करें, यहाँ पहला क्वेश्चन उठाते हैं फटाफट से। पेपर बैलेंस पेपर है, अगेन बहुत ज्यादा ये नहीं सोचना है ये आ गया वो आ गया, सिलेबस से ये पेपर पूरा। तो आप तसल्ली से कल एग्जाम देकर के आए, जिनका कल एग्जाम है, रिवीजन जरूर कर लें अगर कर सकते हैं तो। चलिए समझते हैं। ये सवाल आपके सामने, होपफुली आप देख पा रहे होंगे। जीन पियाजे परसीव्स व्हाट ईगोसेंट्रिक स्पीच टू बी अ साइन ऑफ कॉग्निटिव इमेच्योरिटी। प्राइवेट स्पीच को लेव वाइगोस्की सेल्फ रेगुलेशन के रूप में देखते हैं। ये बात एकदम सही है, ठीक है। फिर भी एक आध क्वेश्चन अगर इधर उधर हो जाए तो वो स्कोप में हमेशा लेकर के चलती हूँ कि हाँ यार, कई बार फाइनल आंसर की में या तो 2 आंसर को सही मान लेता है, या फिर कोई गड़बड़ अगर हो जाती है तो ह्यूमन एरर है वो, ठीक। हुई नहीं है पिछले 5 सालों में, 6 सालों में, लेकिन होने को तो हो ही सकती है, ठीक। तो ये एक बात है। आत्मकेंद्रित वाक को संज्ञानात्मक इमेच्योरिटी के, बच्चा अभी उतना परिपक्व नहीं हुआ है तो वो खुद से अंदर नहीं बोल पा रहा तो बाहर बोलता है। थर्ड ऑप्शन, जिनको अभी लग सकता है किसी क्वेश्चन को देख के अरे ये नहीं, ये तो ऐसे होना चाहिए, तो आप फाइनल आंसर की का वेट कीजिएगा और फिर मैच करिएगा, ठीक। इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम द टीचर, इंक्लूसिव क्लासरूम में टीचर को क्या करना चाहिए भाई, इंक्लूसिव क्लासरूम में टीचर को क्या करना चाहिए, लेबल करना चाहिए, नहीं। बेटर बाय प्रमोटिंग कॉम्पिटेटिव स्पिरिट, नहीं। मॉडिफाइज द करिकुलम एंड पेडागोजिकल स्ट्रेटजीज टू सूट वेरीड लर्नर, समावेशी कक्षा में बच्चों की विभिन्न आवश्यकताओं के अनुरूप जो है पाठ्यचर्या में और टीचिंग मेथड में परिवर्तन करना चाहिए। सिंपल बात है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। चले आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कहानी नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है भाई, थर्ड क्वेश्चन है, एन एग्जाम्पल ऑफ क्लास इंक्लूजन। असर्शन है, लोकेश हैज ट्रबल विद क्लासिफाइंग वन कॉन्सेप्ट डेली एज अ सबसेट ऑफ अनदर। अंडरस्टैंडिंग हाउ इमोशंस अफेक्ट मेमोरी एंड लर्निंग कैन लीड टू सेल्फ रेगुलेटेड लर्निंग। चलिए समझ लेते हैं। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ कि जो आपका लोकेश है, ट्रबल है, ये बोथ ए एंड आर
आर राइट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन के साथ हम इसमें जाएंगे। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें मुझे हल्का सा डाउट है, बट अगेन ये असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है तो रिपीट तो होना नहीं है पेपर में, तो नुकसान तो आपको वैसे भी नहीं होना अगर बाई चांस ये गलत हो भी जाता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि कल डिफिकल्ट पेपर आएगा, सिलेबस वही है, सेम है सब कुछ। आपकी अगर अंडरस्टैंडिंग सही है, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आपकी सही है, उन्हीं कॉन्सेप्ट से पेपर आना है। लैंग्वेज एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज ही रहती है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे लगती है हमें, ठीक। तो बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। इसके साथ हम जाएंगे। इसमें हल्का सा डाउट है मुझे, ये मैं मान के चल रही हूँ, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली जितनी भी मेरी समझ, मेरा एक्सपीरियंस कहता है बोथ ए एन आर आर के साथ ही ये लोग जाएंगे, क्योंकि कई बार पढ़ने पे भी होता है पेडागोजी में कि किस तरह से हम पढ़ रहे हैं क्वेश्चन को, एग्जामिनर ने किस अप्रोच से वो बनाया है। तो समावेशन की अगर हम बात करें कि बच्चे को ट्रबल हो रही है, तो इसका एक रीजन हो सकता है कि उसके इमोशंस और मेमोरी जो है अफेक्ट करती हैं लर्निंग को, एक सिंपल बात है, ठीक। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल। ये मैंने ले तो लिया हाथ में आज, बट मैं यूज कर नहीं पाऊंगी, वो आदत ही ऐसी है कि देख के नहीं किया जाता है। देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ क्वेश्चन दैट प्रमोट्स एनालिटिकल थिंकिंग। इसमें आपको सिंपल बताया हुआ है कि एनालिटिकल थिंकिंग किस क्वेश्चन में प्रमोट होगी? जिसमें सोचने पे जोर पड़े। क्रिटिकल थिंकिंग जिसमें सोचने पे जोर पड़े। अगर आपने मैराथन भी देखी है तो आप आराम से पेपर सॉल्व करेंगे। तो विच फैक्टर्स कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द आउटब्रेक ऑफ वर्ल्ड वॉर 2, द्वितीय विश्व युद्ध के फैलने में किन कारकों का योगदान था? वो मल्टीपल कारक होंगे, सब अपने अपने व्यू पॉइंट यहां दे पाएंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन। बाकी सब में फिर वही है कि विच ईयर, ये वन वर्ड आंसर है जिसमें एनालिटिकल थिंकिंग नहीं लगेगी। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ अ परफॉर्मेंस गोल ओरिएंटेशन। ये भी क्वेश्चन हम, ये टॉपिक ही इसका एग्जांपल्स जो है, देखिएगा टीचर्स अभी तक नए एग्जाम्पल भी नहीं सोच पा रहे हैं इस पे। परफॉर्मेंस गोल ओरिएंटेशन क्या है भाई? जहां पे आप परफॉर्म करने की बात करें। अ स्टूडेंट स्टडीज हार्ड टू गेट अ गुड ग्रेड एंड बी बेटर देन अदर्स, फर्स्ट आने की इच्छा। याद कीजिए चतुर को 3 इडियट्स में, ठीक। चलिएगा आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम ऑल करिकुलम अडेप्टेशंस शुड बी डायरेक्टेड टू लोअर द एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर स्पेशल चिल्ड्रन। देखिए एजुकेशनल स्टैंडर्ड लोअर नहीं करने हैं स्पेशल बच्चों के लिए, ऐसा नहीं है कि उनसे एक्सपेक्टेशन ही ना रखी जाए, तो ये तो गलत हो गया। स्पेशल चिल्ड्रन डू नॉट हैव एनी पोटेंशियल, ये भी गलत हो गया कि उनको मेन स्ट्रीम में ही ना पढ़ाएं, तो दोनों ही फॉल्स हो गए। ए और आर दोनों गलत हैं, सिंपल। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, गार्डनर के बारे में बात हो रही है, उनकी बुद्धि की थियोरी के बारे में बात हो रही है, बहुबुद्धि का सिद्धांत जिसको हम कहते हैं। चलिए समझते हैं कहानी क्या है। अगर बहुबुद्धि के सिद्धांत की हम बात करेंगे तो इंटेलिजेंस कैन बी मेजर्ड एक्यूरेटली, नहीं, ये गार्डनर नहीं कहते हैं। प्रोडिक्ट कर सकते हो। इंटेलिजेंस चेंज ओवर टाइम, अलग अलग क्षेत्र में बुद्धि अलग अलग प्रकार की हो सकती है, कोई इंटेलिजेंस टेस्ट से मेजर नहीं करेंगे। प्रीमरली इनहेरिटेड नहीं है। ऑप्शन ही एक बचता है, इसमें कोई दौराया ही नहीं है कि थर्ड ऑप्शन सही है। आगे बढ़ेंगे। वाइल प्रपोजिंग द रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड थिंकिंग प्रोसेस, लेव वाइगोत्स्की कॉन्सेप्चुलाइज्ड लैंग्वेज एज एन, यानी लैंग्वेज और थिंकिंग के बारे में जब बात कर रहे हैं तो वाइगोत्स्की कैसे देखते हैं भाषा को? भाषा और विचार के सेंस में हिंड्रेंस है नहीं, प्रॉब्लम नहीं है। इंडिपेंडेंट डोमेन है, दोनों रिलेटेड नहीं है, ऐसा भी नहीं है। कल्चरल टूल्स विच फैसिलिटेट, भाषा एक सांस्कृतिक उपकरण है जो संज्ञान को कई तरीकों से सुगम बनाता है। ये सोसाइटी, कल्चर और लैंग्वेज कितने महत्वपूर्ण है वाइगोत्स्की की नजर में, ये बात हमको पता ही होनी चाहिए। इतनी बात क्लियर है? कोई दिक्कत परेशानी इस बात को समझने में हो तो बता दो। फॉर्म ऑफ ईगोसेंट्रिक स्पीच यूज टू ओनली फुलफिल बेसिक नीड्स, ऐसा कहना गलत होगा, ठीक। तो थर्ड ऑप्शन ही यहां सही है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, ये क्या कहता है? चेंजेस इन इमोशन, सेल्फ परसेप्शन एंड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स विद फैमिलीज, पीयर्स एंड फ्रेंड्स आर स्टडीड अंडर साइको सोशल डोमेन ऑफ डेवलपमेंट। ये पिछले बार से जो है क्वेश्चन आने लगा है कि जब समाज, इमोशंस, बच्चे का मन, इनको साथ में लेकर के चलने की बात करें तो साइको सोशल डेवलपमेंट की बात हो रही है। अब ये नहीं है कि मुख्य प्रकार नहीं पूछे हैं कि आप ये कहें नहीं नहीं वो तो फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशियो इमोशनल बताया था, वो 3 अलग हैं। उनके अंदर तो लैंग्वेज भी है, उनके अंदर तो मॉरल डेवलपमेंट भी है, साइको सोशल भी है, ठीक। तो सेकंड बनेगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, असर्शन क्या है? क्रिएटिंग एन एनवायरमेंट ऑफ फियर एंड स्ट्रेस कीप्स स्टूडेंट्स ऑन देयर टोज। तो डर का माहौल अगर हम बना के रखेंगे तो बच्चे जो है एकदम सीखने के लिए हर टाइम जो है तत्पर रहेंगे, ये कह रहे हैं। ये एकदम गलत बात है। एक्सट्रिंसिक फैक्टर से ही गवर्न होती है, ये भी गलत है। दोनों ही गलत हैं, फॉल्स हैं दोनों ही। एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों ही फैक्टर का प्रभाव लर्निंग पे पड़ता है, ये हमने मैराथन में भी डिस्कस किया है अगर आप भूल गए हो तो, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगर हम बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन नहीं लगने वाला, कोई इन्होंने उस पे ना सूचना दी है और ना ही 2 पेपर के लिए नॉर्मलाइजेशन लगाएंगे। 20-20 शिफ्ट में जब पेपर होता था ऑनलाइन 2 साल 3 साल, तब भी नहीं लगा था, ठीक है ना। चलिए, कोई कह रहा है आप कुछ परेशान लग रही हैं। नहीं, मैं एक्चुअली सो नहीं पाई थी, तो आज मैं आराम ही कर रही थी, तो सो के उठ के ऐसा लगता है इंसान। देखिएगा, अ टीचर wants to enable meaningful and analytical learning in her class by providing opportunities for students to connect their prior knowledge to new concept। प्रीवियस नॉलेज को नए कॉन्सेप्ट से जोड़ना है। क्या करना चाहिए, अपने एक्सपीरियंस से रिलेट करना चाहिए, न्यू मटेरियल से कनेक्ट कर दो टॉपिक को, प्रोवाइडिंग स्टूडेंट्स स्टेप बाय स्टेप गाइड, मटेरियल पे लेक्चर दे दो, असाइन कर दो टेक्स्ट बुक। यहीं पे बच्चा सबसे ज्यादा एक्टिव है। छात्रों से नई सामग्री से संबंधित अपने स्वयं के अनुभव साझा करना, रियल लाइफ से आप जोड़ देंगे, ठीक है जी। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा। 10-year-old काकुली इज स्ट्रगलिंग विद अ डिफिकल्ट मैथ प्रॉब्लम, what can her teacher do to enhance her problem solving skills। क्या करे टीचर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को बेहतर करने के लिए। कीप ट्राइंग एंड ऑफर स्कैफोल्डिंग, सिंपल है, स्किप करा दें प्रॉब्लम, सॉल्यूशन दे दें सीधा सीधा, सीवियर पनिशमेंट जी नहीं। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे, फिजा क्या कह रही हैं भाई। फिजा एनालाइजेज दैट शी हैज मोर प्रॉब्लम्स इन लर्निंग टॉपिक एक्स देन इन लर्निंग टॉपिक जी। तो एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक में ज्यादा समस्या है, एक्स आसान लगता है और जी जो है मुश्किल लगता है, ठीक। अब क्या करें भाई, इंटरेस्टेड बिकॉज शी इज इंटरेस्टेड इन टॉपिक जी एंड इज पेइंग फोकस्ड अटेंशन टू इट। विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्ट्रक्ट डिस्क्राइब्स फिजाज एबिलिटीज टू एनालाइज हर थिंकिंग। भाई मेटाकॉग्निटिव एबिलिटी रिप्रेजेंट कर रही है फिजा, कि उनको पता है कि कोई टॉपिक उन्हें आसान क्यों लग रहा है, क्योंकि उनका इंटरेस्ट है। तो अपनी थिंकिंग, अपनी फीलिंग पे भी सोच पा रही है, थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, फीलिंग अबाउट फीलिंग। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा। यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग डज नॉट इन्वॉल्व, इस पे भी हम चर्चा कर चुके हैं कि यूडीएल जो है, अब इसमें क्या नहीं आएगा, लेबल करना नहीं आएगा बच्चे को, सिंपल है सेकेंड ऑप्शन, है ना, सिंपल है सेकेंड ऑप्शन। शिक्षार्थियों के नामीकरण और वर्गीकरण, उनको कैटेगराइज करना, उन पे ठप्पा लगाना, ये अच्छा है ये खराब है, ये नहीं आएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, वाइल देयर एग्जिस्ट अ पॉसिबिलिटी ऑफ इंट्रा ग्रुप इंडिविजुअल डिफरेंसेस येट मोस्ट स्टूडेंट्स विद ऑटिज्म। कंपैरेटिवली आसान पेपर कहेंगे इसको, सीडीपी में तो एटलीस्ट। तो एक्वायर एडवांस्ड सोशियो इमोशनल रेसिप्रोसिटी नहीं, ज्यादातर जो ऑटिस्टिक बच्चे हैं रूटीन को लेकर के उनमें एक चीज रहती है कि वो रूटीन बहुत ज्यादा परिवर्तन अगर उनके डेली लाइफ में होगा तो दिक्कत आती है, ठीक। कोई कह रहा है पहले इंग्लिश में एक्सप्लेन कीजिए फिर बाद में हिंदी में, अच्छा जी, और कुछ कर देंगे। दिनचर्या या चरणों का सख्ती से पालन करते हैं बच्चे, जो एक बेसिक क्या कहें ट्रेट है ऑटिस्टिक बच्चे का, स्वालीनता जिस बच्चे में होती है, ठीक है जी। तो इतनी बात हम ध्यान में रख लेंगे। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फटाफट से देखेंगे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड टीचर एंड स्टूडेंट इंटरचेंज देयर रोल्स, यानी कि टीचर और स्टूडेंट का रोल बदल जाता है। शिक्षक विद्यार्थी, विद्यार्थी शिक्षक से सीखेगा। पारस्परिक अध्यापन, या अगर हम बात करें वाइगॉत्स्की की तो ये रेसिप्रोकल टीचिंग कहलाएगा। बात सही है या नहीं है, चलिए आते हैं तो नेक्स्ट पे चलेंगे। देखो अब मैं इसमें एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि कोई पॉइंट नहीं है, अब आपके पास उतना समय भी नहीं है। एक्सपोजिटरी टीचिंग होती है, दिमाग में भर दो सीधा, कंडीशनिंग करानी ही नहीं है बच्चे की। रिसेप्टिव लर्निंग बस बैठ के एक तरफ से, फिर तो इसमें एक तरफा हो जाएगा, टीचर बोलेगा बच्चा सुनेगा, ठीक। तो बचता ही है सिर्फ बी, रेसिप्रोकल टीचिंग, सिंपल है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 17 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एप्टली डिस्क्राइब्स द पर्पस ऑफ अ डायग्नोस्टिक असेसमेंट। देखिए डायग्नोस करने का पर्पस क्या है, डायग्नोस्टिक या हम इसको निदानात्मक परीक्षण कहते हैं, जिसमें कारण का पता लगाते हैं और बाद में रेमेडी देते हैं, ठीक है ना। तो यहां पे आइडेंटिफाई दी एटीट्यूड पैटर्न्स ऑफ स्टूडेंट्स एंड डिजाइन अ करियर गाइडेंस प्रोग्राम एज पर देयर नीड। तो आप पहले आइडेंटिफाई करते हैं, पहचानते हैं, गैप का पता लगाते हैं और फिर उस हिसाब से रेमेडियल टीचिंग प्रदान करते हैं। बात सही है। विद्यार्थियों के अभिवृत्ति स्वरूप की पहचान करना और उनकी आवश्यकताओं के अनुसार एक व्यावसायिक निर्देश कार्यक्रम तैयार करना। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा। असर्शन है कि एक, देख पा रहे हैं ना यहां तक, तो हाँ देखिएगा, असर्शन क्या है भाई, असर्शन है यानी एक कथन है कि 12 साल की बच्ची है अमाना, जो हर बार डर जाती है, क्या करते हुए। एक मिनट देखते हैं, थोड़ा सा लेंथी तो लगेगा क्योंकि अगर पढ़ने की प्रैक्टिस नहीं है तो क्वेश्चंस की लैंग्वेज बड़ी है थोड़ी, ठीक। 12 ईयर अमाना गेट्स स्केयर्ड एवरी टाइम द टीचर आस्क्स हर टू आंसर और सॉल्व द मैथ्स प्रॉब्लम्स ऑन द ब्लैक बोर्ड बिकॉज शी फियर्स दैट द टीचर विल स्कोल्ड हर। डर है किसका,
मैथ के टीचर से डांट खाने का। व्हेन स्टूडेंट्स फील अनसेफ एंड एंग्शियस देयर लर्निंग इज एडवर्सली अफेक्टेड, ये बात भी सही है। तो दोनों ही सही है और ये इसका रीजन भी सही है कि अगर बच्ची को डांट पड़ती है बार बार तो वो बोर्ड पे जाने से डरेगी, क्योंकि जो इमोशंस हैं बच्चे एंग्शियस महसूस करते हैं यदि उनको जो है ठीक से नहीं ट्रीट किया जाए। तो दोनों ही सही है और ये सही व्याख्या भी है। ठीक, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा। विच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स वुड एडवोकेट ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन अग्री विथ। बेसिकली प्रगतिशील शिक्षा के साथ कौन सा एक ऑप्शन है जो जाता है। ठीक है ना, आराम से क्या एनालिसिस करें प्रदीप, अभी आंसर जानना जरूरी है कि पेपर जानना जरूरी है, ये बताओ। है देखो एक बार, अगर हम बात करें यहां पे, अगर हम बात करें विच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स वुड एडवोकेट ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन के साथ यानी प्रगतिशील शिक्षा, यानी बच्चे को सेंटर में कौन सा ऑप्शन रखेगा, सिंपल सी बात यही पूछिए हमसे। तो चिल्ड्रन आर बॉर्न इन अ सोशल कल्चरल इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट एंड दिस बैकग्राउंड इन्फ्लुएंसेस देयर डेवलपमेंट। बच्चे जिस सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में बड़े होते हैं वो जो बैकग्राउंड है उनके डेवलपमेंट को, उनके विकास को प्रभावित करता है। ये एकदम सिंपल सरल बात है जो जीवन भर से चल रही है। कोई कह रहा देख नहीं रहा है, थोड़ा सा बड़ी स्क्रीन में देखने का ट्राई करो भाई, क्योंकि ये तो पेपर तो ऐसा ही बना के दिया, अब उन लोगों ने क्या कर सकते हैं इसका। चिल्ड्रन आर अ डिस्टिंक्ट लाइफ स्टेज दैट होल्ड्स इंपॉर्टेंस, गुड एंड सोसाइटी करप्ट कर देती है, ये सब अनसिविलाइज होते हैं, ये बेकार की बातें हैं। एक ही ऑप्शन है जो यहाँ सेंसिबल है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या कहता है भाई, क्वेश्चन नंबर 20 है। यू आर अ टीचर हु वॉन्ट्स टू एनकरेज योर स्टूडेंट्स टू थिंक क्रिटिकली। क्रिटिकल थिंकिंग को यानी समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देना, यानी बच्चे के दिमाग पे जोर पड़ना चाहिए। कोई कह रहा है इंग्लिश का पार्ट छूट गया, तो इंग्लिश का पार्ट ये कल भी हमने डिस्कस किया था कि कोशिश कीजिए कि समय आपका व्यर्थ ना जाए, 30 मिनट से ज्यादा एक सेक्शन को मत दीजिए, 30 क्वेश्चन 30 मिनट। गिविंग स्टूडेंट्स मल्टीपल चॉइस टेस्ट, lecturing on the topic and providing students with detailed notes, assigning a project in which students must memorize, रट्टा नहीं लगवाना, इन तीनों में ही पैसिव है बच्चा, हमको एक्टिव चाहिए होता है। ओपन एंडेड क्वेश्चन दीजिए आप छात्रों को, उनके समाधान खोजने के लिए खुले सिरे वाले प्रश्न, यानी मल्टीपल दिशाओं में सोच पाएं। अभी जैसे बात कर रहे थे हम कितने फैक्टर होंगे किसी चीज में, इस पे सोच पाएं अलग अलग दिशा में। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा। वाइल एंगेजिंग स्टूडेंट्स हु आर विजुअली चैलेंज्ड टीचर्स शुड यूज डैश, यानी वो बच्चा जिसको दृष्टि बाधित है, मतलब देखने में समस्या है, उसके लिए आप क्या करेंगे, ब्रेल लिपि का इस्तेमाल करेंगे। और ये एक टेक्टाइल मटेरियल है, सिंपल ऑडिटरी सिस्टम नहीं है ब्रेल। और ये जो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड ट्रांसमिशन है ये कोई टेक्टाइल मटेरियल नहीं है, ये श्रवण दोष वाले बच्चों के लिए। तो कल अगर पेपर में आ जाए कि ऑडिटरी वालों के लिए क्या करना है, तो आप सिंपल जाएंगे फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड ट्रांसमिशन डिवाइसेस, और टेक्टाइल सिस्टम नहीं है, ये एक ऑडिटरी सिस्टम है, तो सेकंड सही हो जाता है यदि श्रवण दोष वाले बच्चों की बात यहां हो रही होती। तो ब्रेल लिपि आपको पता है ये टेक्टाइल मटेरियल है, टच और फील मटेरियल है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा। ये क्या कहना चाहता है फटाफट से समझेंगे। अगर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 को, तो 22वां सवाल कहता है प्रत्येक बच्चे को खेलने, प्रयोग करने और अपनी दुनिया की खोज करने के अवसर मिलने चाहिए, जो कि बात सही है। बचपन नहीं मिलते हैं ये कहना गलत है, सब बच्चों को मिलते हैं खेलने के अवसर, हर चीज करने के अवसर नहीं मिलते भाई। ठीक, एक सार्वभौमिक निर्माण है बचपन, तो इस पे हम बहुत बार चर्चा कर चुके हैं। चाइल्डहुड सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट पर्सपेक्टिव में अगर हम देखें तो सामाजिक रचना है, हर बच्चे के लिए बचपन बराबर नहीं होता, वो हमारी स्टेजेस हैं जो हमने बनाई हुई हैं, लेकिन बचपन का एक्सपीरियंस सबका अलग है। ठीक, तो ईच चाइल्ड फाइंड्स अपॉर्चुनिटी टू प्ले, एक्सपेरिमेंट एंड डिस्कवर देयर वर्ल्ड, नहीं। चाइल्डहुड इज अ यूनिवर्सल कंस्ट्रक्ट, नहीं। दोनों ही बातें गलत हैं, बोथ ए एंड आर आर फॉल्स। अभी लग रहा होगा आपको, ये आप जब आंसर की आएगी तो 200% यही उत्तर आपको इसमें मिलने वाला है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसकी ना आंसर की मार्क्ड मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर कर दूंगी। फॉलोइंग, जिनको पढ़ने में दिक्कत हो रही है, फॉलोइंग लेव वाइगोत्स्कीज आइडियाज आ टीचर शुड, टीचर को क्या करना चाहिए, बच्चे को मौका दो आप प्रैक्टिस रेसिप्रोकल टीचिंग, हाँ अपने विद्यार्थियों के साथ पारस्परिक अध्यापन का पालन करना, यानी बच्चे टीचर से सीख रहे हैं, टीचर बच्चे से, बच्चे क्लास में एक्टिव हैं। ठीक है ना, हाँ पेपर मस्त आया दीप्ति। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन जब आप पहली बार सॉल्व कर रहे होते हैं तो कई लोगों को लगता है अनटिल अनलेस आपने अच्छी से पढ़ाई ना की हो, अगर बहुत अच्छे से पढ़ा है तो आसानी लगेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इफेक्टिव स्ट्रेटेजीज टू टीच न्यू कॉन्सेप्ट्स, नए कॉन्सेप्ट पढ़ाने के लिए भाई एग्जांपल भी दो, नॉन एग्जांपल भी दो। ये रिपीटेड क्वेश्चन नहीं लग रहे हैं आपको, कितनी बार इसी तरह से क्वेश्चन, रिलेशनशिप देखो दोनों में, बस मेमोराइज नहीं कराना है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड सही हो गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड यानी फर्स्ट ऑप्शन जो है सही हो गया। लेकिन अगर प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं की होगी तो इतने आसान नहीं लगेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा। लेव वाइगोत्स्की व्यूज कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कैसे देखते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट को वाइगोत्स्की, फटाफट से आपको पहचानना है। ठीक है ना,
हिंदी में देखो लैंग्वेज में थोड़ा बहुत और एक दो क्वेश्चन अगर इधर उधर हो जाए तो उसको लेकर के बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है, वो पैटर्न चल रहा है इनका, हर बार लैंग्वेज में दो चार क्वेश्चन नए जरूर डाल देते हैं लोग। लैब वाइगॉट्स्की व्यूज कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैसे, यूनिफाइड प्रोसेस नहीं, कोलैबोरेटिव प्रोसेस। इसमें से कई लोगों का मन करेगा कि यूनिफाइड लगा दें, बट होगा नहीं वो आंसर। यूनिफाइड यहाँ पे एक सिंगुलर एस्पेक्ट में देखता है डेवलपमेंट को, जो कि नहीं होगा, है ना। दिखने में सुंदर है ये ऑप्शन, बट होगा कोलैबोरेटिव प्रोसेस ही, ठीक। एक सिंगल प्रोसेस की तरह नहीं मान सकते। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट लॉरेंस कोहलबर्ग्स थियरी इज करेक्ट। कोहलबर्ग की थियरी के बारे में कौन सी बात सही है कि प्रेजेंट्स कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशंस, ये बात एकदम सही है। कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन का क्या मतलब है, यहाँ दुविधाएं पेश करते थे, बच्चों को दुविधात्मक स्थितियां प्रस्तुत करते थे कोहलबर्ग, ठीक है ना। बाकी सारी बातें यहाँ गलत हैं कि कल्चर का ध्यान में रखा है, ये है वो है ना। इट टेक्स इनटू अकाउंट इफेक्ट्स ऑफ कल्चर, ये सबके लिए बनाई है, एक कल्चर के लिए नहीं है, यूनिवर्सल बनाई है उन्होंने। थियरी जो है प्रोग्रेशन ऑफ मॉरल डेवलपमेंट जो है एग्जैक्ट नहीं है, स्पेसिफाइड है। बाकी कोई भी बात यहाँ सही नहीं बैठती है, सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन के अलावा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ असेसमेंट फॉर स्टूडेंट्स लर्निंग। असेसमेंट फॉर लर्निंग की बात हो रही है, फटाफट से देखेंगे क्या सही होगा। स्टैंडर्डाइज टेस्ट यूज टू कंपेयर स्टूडेंट्स अक्रॉस द कंट्री, नहीं। बिगिनिंग ऑफ अ प्रोजेक्ट, यही सही होगा। रूब्रिक नहीं, ये तो पैमाना हो जाएगा। अ क्विज एंड, वैसे भी फॉर लर्निंग में हमने डिस्कस किया हुआ है, पेन पेपर टेस्ट ना होकर के क्विज, ओरल क्वेश्चंस, ये सब होते हैं। बाकी कोई इसके आसपास भी नहीं है, तो उस पर चर्चा भी करना व्यर्थ होगा अभी के लिए, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन जब ये सेशन खत्म हो जाएगा तब कमेंट्स में बताना कैसा गया पेपर। अजर्शन है एज कंपेयर टू बॉयज गर्ल्स, अब ये ध्यान से पढ़िएगा, इसमें आप लोग गलती करेंगे, ये क्वेश्चन फंसाने वाला है ना, ये क्वेश्चन फंसाने वाला है। एज कंपेयर टू बॉयज गर्ल्स हैव एन इनेट टेंडेंसी टू बी अफेक्टेड मोर बाय सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स, यानी लड़कों की तुलना में लड़कियों में सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों से अधिक प्रभावित होने की जन्मजात प्रवृत्ति होती है। ये एक बायोलॉजिकल रीजन है कि जो फीमेल्स का ब्रेन है ना, ये सामान्य तौर पे ये फैक्ट, ये वैसा नहीं एब्सोल्यूट हर लड़की के लिए सही हो, जरूरी नहीं है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस लड़कों में भी होंगे, लड़कियों में भी होंगे, कुछ लड़के सेंसिटिव भी मिलेंगे, मतलब सेंसिटिव होते हैं लोग, बट वैसे ब्रेन वाइज हम यहाँ बायोलॉजिकल बात कर रहे हैं, ठीक। तो जो फीमेल्स का ब्रेन है वो एम्पथी जल्दी आ जाती है उनमें, दूसरा थोड़ा केयरिंग या सेंसिटिव वो कंपैरेटिवली होता है ब्रेन, तो ये बात यहां सही है। जनरल तौर पे, सामान्य तौर पे गर्ल्स आर जेनेटिकली मोर सेंसिटिव एंड इमोशनली वीकर। अब ये कहना गलत है, सेंसिटिविटी ज्यादा पहले आ रही है इसका मतलब ये नहीं कि बाकी लोगों में नहीं आएगी, या वीकर हो गए इमोशनली, लड़कियां कमजोर हो गई लड़कों से, ये कमजोर हो गई शब्द जो है, जो वीकर शब्द यहां यूज किया है वो नेगेटिव है, तो ए तो सही है बट आर फॉल्स है। ये बिल्कुल ही ऐसे ही आपको आंसर की में मिलने वाला है, इस पे बहुत ज्यादा विचार मत कीजिएगा, है ना। अभी हो सकता है कुछ लोगों को ये समझना आए जब हम एनालिसिस प्रॉपर कर रहे होंगे कभी बाद में कि पेपर कैसा आया था अगली बार के लिए, तब मैं इस पे लंबी चर्चा करूंगी। आज तो मैं किसी भी चीज पे लंबी चर्चा नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चंस ठीक से दिख नहीं रहे हैं, वो आप अपना मार्क कर लें सही गलत, वही बड़ी बात है अभी तो यहाँ पे, ठीक। लेकिन थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया है कि वो जो बायोलॉजिकल रीजन है, इसका मतलब ये नहीं हो गया कि लड़कियां कमजोर हो गई लड़कों से, वो एक अलग चीज होगी। तो ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। आगे बढ़ेंगे। एज पर जीन पियाजेस थियरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की अगर हम माने तो 4 स्टेजेस में उन्होंने बात की है। करंट लेवल ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, बायोलॉजिकल फैक्टर्स को भी उन्होंने महत्व दिया है। मेमोराइजेशन नहीं, प्रीवियस नॉलेज डोंट प्ले एनी रोल, नहीं नहीं नहीं, प्रीवियस नॉलेज डजंट प्ले, नहीं, मेमोराइजेशन, ये तीनों ही गलत हैं। लर्निंग एक्सपीरियंसेस डिपेंड ऑन चिल्ड्रंस करंट लेवल ऑफ कॉग्निटिव फंक्शनिंग, यानी बच्चा क्या सीखेगा वो उसके आज के संज्ञानात्मक, वर्तमान संज्ञानात्मक विकास किस स्टेज में है, कितनी एज का है, उस हिसाब से हम उसको चीजें सिखा पाएंगे, जो कि 4th ऑप्शन में ही कही गई है, ठीक। कल जिनका पेपर है वो भी मेल कर देंगे आकर के, है ना, तो आंसर की कल भी मैं दोनों ही पेपर की बना दूंगी एक साथ ही, देखिएगा। ये है पेपर 2 का लास्ट क्वेश्चन, फिर हम पेपर 1 के सीडीपी पे आ जाएंगे, ठीक। ये कहता है द बिहेवियर्स, इंटरेस्ट, एटीट्यूड्स, स्किल्स एंड पर्सनैलिटी ट्रेट्स दैट अ कल्चर कंसिडर्स एप्रोप्रिएट फॉर स्पेसिफिक जेंडर आर रेफर्ड टू एज जेंडर रोल्स एंड आर कल्चरली डिफाइंड। जेनेटिकली नहीं होते, कोई जेनेटिक्स में नहीं लिखा है कि झाड़ू कौन लगाएगा, ठीक। तो जेंडर भूमिकाएं हैं जो सांस्कृतिक रूप से परिभाषित होती हैं। आसान पेपर है, हाँ, मतलब सीडीपी में तो एटलीस्ट काफी, लेकिन इसके लिए पढ़ा होना चाहिए। अगेन मेरा आसान कहना इज डिफरेंट, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो दिक्कत आएगी आपको, क्वेश्चंस में फंसेंगे। तो ये थे कुछ 30 क्वेश्चन, ये सेट जो है ये था आपका जी सेट, ठीक। आते हैं पेपर 1 पे, बताइएगा इसमें कितना स्कोर कर रहे हैं आप लोग जिन्होंने ये दिया है पेपर 2, और ये ईश्वर ने चाहा तो एक भी क्वेश्चन आपको इधर से उधर
फाइनल आंसर की में नहीं मिलेगा, इतने कॉन्फिडेंस से मैं बोल पाती हूँ, इसका प्रमाण है इतने सालों का जो है। चलिए खैर आते हैं, समझते हैं, और एक आध क्वेश्चन हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है, मेरे को भी इंसानों जैसा फील होगा, नहीं तो अभी वैसे वाली फीलिंग आ रही है पुनः भगवान टाइप की, मजाक कर रही हूँ, आ नहीं रही है, बट होता नहीं है। 30, 26, 28, हाँ बहुत खुशी की बात है और बहुत ही बढ़िया बात है ये तो। चलिए आते हैं, समझते हैं कहानी। चाइल्ड डेवलपमेंट, ये आपका पेपर 1 है जिसको हम डिस्कस करेंगे। देखो ये अगर आप यूट्यूब पे भी किसी क्वेश्चन में या टॉप 100 वाले जो क्वेश्चंस कराए थे उसमें आई थिंक डिस्कस किया है ये मैंने, वैसे तो बैचेस में तो किया ही है कि 3 प्रकार की लर्निंग स्टाइल होती है ना, जिसमें विजुअल लर्नर्स होते हैं जो देख के सीखते हैं 60% लोग, 65% लोग, फिर 30% लोग आ जाएंगे आपके जो सुन के सीखते हैं ऑडिटरी लर्नर्स, और 5% लोग हैं जो करके सीखते हैं काइनेस्थेटिक। ये बात मैं ही डिस्कस करती हूँ हर बार, ये आपको पता है, और ये क्वेश्चन सीधा सीधा आ गया है, अपने आप में मजेदार बात है। ठीक, चलिए खैर समझते हैं। हाँ, इसका एग्जाम दिया है, बीकॉम किया है, मैं ये एग्जाम दे सकता हूँ क्या? मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा है। नहीं नहीं नहीं, बिना बीएड मतलब बिना टीचिंग ट्रेनिंग के आप ये एग्जाम नहीं दे सकते हैं। आते हैं पेपर 2 के क्वेश्चंस पे, फटाफट से डिस्कस करते हुए चलेंगे। काइनेस्थेटिक लर्नर्स जो होते हैं वो प्रेफर करते हैं डूइंग एंड मूविंग, उनको कोई फिजिकल एक्टिविटी करने को दे दो तब वो अच्छा सीखते हैं, कोई एक्टिविटी अगर उन्हें करा दी जाए। अकॉर्डिंग टू वाइगॉत्स्कीज थियरी ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ, इसके फोल्डिंग का कौन सा उदाहरण है जहां टेम्परेरी हेल्प मिल रही हो, और प्रोवाइडिंग अ स्टूडेंट विद अ रीडिंग असाइनमेंट, नहीं 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 नहीं, डिमॉन्स्ट्रेटिंग अ स्किल एंड देन हैविंग देम मास्टर इट, नहीं, ब्रेकिंग अ टास्क डाउन इनटू स्मॉलर स्टेप्स, और तब प्रोवाइड करना किसको, सपोर्ट को जहां जरूरत हो। तो आपका सेकेंड ऑप्शन ही यहां सही बनता है। आगे बढ़ते हैं। इन द कंस्ट्रक्टिव व्यू, यानी रचनावादी दृष्टिकोण से बच्चों को हमको एक्टिव रखना है, सिंपल सी बात है। थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं ताकि आप भी देख पाए थोड़ा इसको, ठीक है जी। देखिए पहले सही होता था कि दोनों साइड पेपर में लिखा हुआ आता था, ये पता नहीं इन्होंने जब से ऐसे ऑफलाइन दोबारा जब से हुआ है तो इन्होंने ऐसे लिखना शुरू कर दिया, इसमें पढ़ने में आप लोगों को दिक्कत होती है क्योंकि वो स्क्रीन पे फिर और छोटा दिखता है। इन दी कंस्ट्रक्टिविस्ट व्यू, रचनावादी दृष्टिकोण की अगर बात करें तो बच्चे एक्टिव मिलेंगे, सिंपल बात है। कंडीशनिंग लर्निंग इज एक्सटेंडिंग, हाँ ये ठीक है, वर्तमान समझ का विस्तार करना, प्रीवियस नॉलेज, पूर्व ज्ञान से नए ज्ञान को जोड़ना, बच्चा यही एक्टिव है, अदरवाइज तो ब्लैंक स्लेट नहीं मानते हम बच्चे को। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे। डिस्ग्राफिया इज कैरेक्टराइज्ड बाय, तो डिस्ग्राफिया राइटिंग से संबंधित होता है, ग्राफ लिखने से संबंधित होता है, ये बात हमने ना जाने कितनी बार डिस्कस की होगी। तो डिस्ग्राफिक बच्चे को क्या होगी, डिफिकल्टी होगी लिखने में, थर्ड ऑप्शन यहाँ सही है। ठीक। रेपिटेटिव बिहेवियरल पैटर्न्स ऑटिस्टिक बच्चा करेगा, ऑटिज्म हो जाएगा अगर यहाँ आता तो। डिलेड मोटर स्किल्स आपकी इसमें प्रैक्सिया में आ जाएंगी। और अगर हम बात करते हैं रीडिंग में दिक्कत, डिसलेक्सिया है, वो ईशान अवस्थी याद कर लीजिए, तारे जमीन पर। ठीक। और ये तो डिस्ग्राफिया है ही, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। कोई दिक्कत परेशानी, बी को डी पड़ता है, डी को बी पड़ता है, वो आपका डिसलेक्सिया में आएगा। बात सही है, इतनी कोई दिक्कत नहीं है इस बात को समझने में। चलिए समझते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है भाई, नेक्स्ट है असर्शन और रीजन। देखिएगा, टीचर्स शुड एनकरेज, देख पा रहे हो ना, हाँ देखना, टीचर्स should encourage boys of her class to participate in sports while assigning art decoration to girls. Children acquire gender roles primarily because of the underlying biological, ये दोनों ही बातें गलत हैं, दोनों ही बातें गलत हैं कि लड़कों को सिर्फ स्पोर्ट्स में डालो और लड़कियों को डेकोरेशन में, और ये बात बायोलॉजिकली सही है नहीं, ये कल्चरली बनाई गई है, इसमें कुछ सही नहीं है। ठीक। तो फिफ्थ का थर्ड हो जाएगा सही। आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दोनों ही गलत हैं। इंक्लूजन नीड्स टू बी प्रमोटेड थ्रू, इंक्लूजन को कैसे प्रमोट करें, तो फ्लेक्सिबल हो, यस, सेग्रीगेट मत करो, यहाँ पे ये दोनों बातें सही हैं, फर्स्ट सेकंड और फोर्थ। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है यहाँ एकदम सही मिलेगा, फर्स्ट सेकंड और फोर्थ। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन ऑर्डर टू केटर टू नीड्स ऑफ स्टूडेंट्स स्ट्रगलिंग विद ADHD, टीचर्स शुड अवॉइड, क्या अवॉइड करें ADHD वाले बच्चे के लिए, क्रिएटिंग डिस्ट्रैक्शन एंड मेकिंग नॉइजेस, क्लास में बहुत ज़्यादा शोर शराबा और डिस्ट्रैक्शन अगर बच्चे के लिए होगा तो उसको दिक्कत होनी ही है निश्चित रूप से। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू हार्वर्ड गार्डनर वाइल अ साइंटिस्ट वुड एग्जिबिट, साइंटिस्ट में होगी लॉजिको मैथमेटिको, ठीक है। अ स्कल्पचर, मूर्तिकार में स्पेशल इंटेलिजेंस भी पाई जा सकती है और बॉडी काइनेस्थेटिक भी। अब स्पेशल का कहीं ऑप्शन बन नहीं रहा है, साथ में लॉजिको के साथ ही जाना पड़ेगा क्योंकि साइंटिस्ट में लॉजिको मैथमेटिको ही मिलेगी, उसमें दूसरी नहीं मिल सकती है। ठीक।
तो फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर, सिंपल है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फटाफट से और समझिएगा। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तो यहाँ पे इस चीज को देख सकते हैं, ये देखिएगा एक बार, ठीक है। बात हो रही है इफेक्टिव टीचर्स फैमिलियराइज देमसेल्व्स, बच्चों के साथ, दोनों बातें सही हैं और सोशल कॉन्टेक्स्ट से भी जुड़ते हैं, तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है 10। पियाजे डिस्क्राइब्ड कॉग्निटिव डेवलपमेंट एज अकरिंग इन 4 प्रोग्रेसिवली या क्वालिटेटिवली डिफरेंट स्टेजेस में होता है। जो विकास है SPCF, क्वालिटेटिवली डिफरेंट है ये, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल। बात सही है या नहीं है? चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे, 11 पे चलेंगे अभी। तो 2 इंपॉर्टेंट कॉग्निटिव माइलस्टोन्स ऑफ सेंसरी मोटर स्टेज में 2 चीजें आती हैं, ये मैंने मैराथन में भी आपको बताया और वैसे भी कितनी भी बार। ऑब्जेक्ट परमानेंस और डेफर्ड इमिटेशन 2 चीजें हैं जो आपकी सेंसरी मोटर में आ जाती हैं। रिवर्सिबिलिटी जो है बाद में जाकर के आएगी और हाइपोथेटिको तो और बाद में आएगा फॉर्मल ऑपरेशनल में, ठीक। तो फोर्थ ऑप्शन सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, बाह्य अभिप्रेरणा को कौन सा एक ऑप्शन है जो 17 क्वेश्चंस गलत हुए हैं मैम, हैं कैसे सिमरन? यस, देखो एक बार, इतनी गलती कैसे करके आ सकते हो? विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, बाह्य अभिप्रेरणा को कौन सही से बताता है? तो एक्सटर्नल फैक्टर्स पे होती है आपकी, पर्सनल सेटिस्फेक्शन, एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस पे बेस्ड है बाह्य अभिप्रेरणा। नंबर मिलेंगे तो पढ़ेंगे, नौकरी लगेगी, सैलरी मिलेगी, ये सब बाह्य परिणाम, बाह्य कारक हैं जिन पे आधारित है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा। मीनिंगफुल लर्निंग इज प्रीमैरिली नॉट अबाउट, अर्थपूर्ण अधिगम किसके बारे में नहीं है? रटने के बारे में नहीं है। फटाफट से देख लेना। मेमोराइजिंग इंफॉर्मेशन, सिंपल मिल गया, ये तो आप कीवर्ड से ही इसको सॉल्व कर सकते हैं आसानी से, ठीक। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू वाइगॉत्स्की, चिल्ड्रन स्पीक टू देमसेल्व्स, खुद को सेल्फ रेगुलेट करते हैं बच्चे खुद से ही बात करके, इसी को प्राइवेट स्पीच कहते हैं। सेकेंड ऑप्शन, विचार और आत्मनियमन में सहायता मिलती है बच्चे को, ठीक है ना बात। फिर आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिप्रेजेंट्स प्रॉक्सिमो डिस्टल प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। तो पहले बच्चा बॉल पकड़ना सीखेगा, बाद में लिखना सीखेगा, या फिर हम कहें पहले बॉल पकड़ना सीखेगा, बाद में सुई में धागा पिरोना सीखेगा। तो ग्रॉस टू फाइन, बड़ी मांसपेशियों से छोटी छोटी छोटी, पहले हाथ की मसल्स बॉल पकड़ने में यूज हो रही हैं और धागा पिरोने में उंगलियों की और आंखों की मसल्स यूज हो रही हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा। इन डेवलपमेंटल टर्म्स अ टाइम फ्रेम वेयर एन इंडिविजुअल अपहोल्ड्स एन एम्पलीफाइड सेंसिटिविटी टू पर्टिकुलर इंसेंटिव्स, यानी वो समय जब बच्चा सेंसिटिव है एनवायरमेंटल कारकों के लिए, वो क्रिटिकल या सेंसिटिव पीरियड कहलाता है। जैसे भाषा के लिए अर्ली चाइल्डहुड है, ठीक है, जैसे भाषा के लिए अर्ली चाइल्डहुड है, ये एनवायरमेंटल कारक होते हैं समय के। भाई अगर 2 से 6 वर्ष में अच्छा एनवायरनमेंट दिया जाए तो भाषा बहुत तेजी से विकसित होगी, तो ये क्रिटिकल पीरियड इसीलिए कहा जा रहा है। अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग क्रिटिकल पीरियड हो सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, वो बात आपने सुनी होगी कि बढ़ती उम्र है तो ज़्यादा खाना चाहिए बच्चे को, तो वो उसके लिए सेंसिटिव पीरियड है, ठीक। नेक्स्ट है असर्शन, क्या है? स्कैफोल्डिंग प्रोवाइडेड बाय दी टीचर्स हिंडर्स द लर्निंग प्रोसेस ऑफ चिल्ड्रन। ये बात ही कहना गलत है कि स्कैफोल्डिंग प्रॉब्लम बनेगी, स्कैफोल्डिंग हेल्प के लिए दी जाती है ना कि प्रॉब्लम बनाने के लिए, ठीक है। तो ये तो गलत हो गया। लेव वाइगॉस्की ने प्रपोज किया कि इंडिपेंडेंटली बाय एक्टिंग, ये सिर्फ एनवायरमेंट में सीखना, इसकी बात वाइगॉस्की नहीं पियाजे कर रहे हैं, ये जो भाषा इन्होंने इस्तेमाल की है। तो बोथ ए एन आर आर फॉल्स, बोथ ए एन आर आर फॉल्स, दोनों ही गलत हैं। चलिएगा आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा। क्या बात हो रही है इसमें? चिल्ड्रन कम इनटू दिस वर्ल्ड एज टेबुला रासा, बच्चे ब्लैंक स्लेट होते हैं, नहीं, ये बिहेवियरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू है, जॉन लॉक कहते हैं ये बात, और इसको हम आज के समय में नहीं मानते। सही, अनरूली होते हैं, उनको सोशलाइज करना होता है, जी नहीं। आर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द सोशल कल्चरल कॉन्टेक्स्ट दे ग्रो अप इन, तो उस सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से बहुत प्रभावित होते हैं जिसमें वे बड़े होते हैं। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। एट विच लेवल ऑफ कोलबर्ग्स मॉरल डेवलपमेंट डज इंडिविजुअल्स एथिकल बिहेवियर मेनली डिपेंड्स ऑन द माइंडसेट, व्हाट डू पीपल थिंक ऑफ मी, गुड बॉय, नाइस गर्ल, ओरिएंटेशन, कन्वेंशनल लेवल है जब आप दूसरों को, दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं, इस बात को ध्यान में रख करके जब डिसीजन ले रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा। असर्शन क्या है? चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5-6 ईयर्स शुड नॉट बी प्रेशराइज टू राइट प्रॉपरली, 5-6 साल से कम उम्र के बच्चों को ज्यादा ठीक से लिखने पे दबाव नहीं देना चाहिए, क्योंकि उनके सूक्ष्म गतिक कौशल, फाइन मोटर स्किल्स डेवलप हो रहे होते हैं। दोनों ही बातें सही हैं। बोथ ए एन आर आर ट्रू एंड आर इज दी
करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, एकदम सही बात है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है 21 क्या कहता है भाई, फटाक से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, देख लेते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 21, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है टीचर्स शुड डिस्टेंस देमसेल्व्स फ्रॉम स्टूडेंट्स एंड प्लेस प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि बच्चे खुद से ही सीखें, बच्चों से दूरियां बना लो, अथॉरिटेटिव हो जाओ। दोनों ही बातें गलत हैं, बोथ ए एंड आर आर फॉल्स। ठीक, दोनों ही बातें गलत हैं। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 22, मास्टरी ओरिएंटेड लर्नर्स टिपिकली एट्रीब्यूट देयर सक्सेस, तो मास्टरी पे फोकस है ना, तो इंटरनल एट्रीब्यूशन रखेंगे वो, कि अगर फेल हो रहे हैं तो एफर्ट में कमी है, पास हो रहे हैं तो मेहनत अच्छी की है, खुद में इंटरनल एबिलिटीज पे ध्यान रखेंगे। तो एबिलिटी एंड एफर्ट और इनसफिशिएंट एफर्ट अगर पास नहीं हो रहे हैं तो फर्स्ट ऑप्शन ही यहाँ सही हो जाएगा। योग्यता और कोशिश पे वो सफलता को डालते हैं और असफलता को अपर्याप्त कोशिश पे। ठीक, क्योंकि मास्टरी पे फोकस है। चैलेंजेस इन सोशल कम्युनिकेशन आर एविडेंट इन, सोशल कम्युनिकेशन ऑटिज्म में दिक्कत होती है, स्वलीनता में, बच्चा आई कांटेक्ट नहीं करेगा, ठीक से कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा आपस में। आगे आएंगे क्वेश्चन नंबर 24 पे। ये क्या कहता है भाई, चिल्ड्रन ऑफन कम अप विद देयर ओन एक्सप्लेनेशंस ऑफ इवेंट्स अराउंड देम ऑन बीइंग प्रोब्ड एज टू व्हाई डज इट रेन। तो बच्चों की अपनी रीजनिंग होती है, इंट्यूटिव रीजनिंग है। वो कह रहे हैं कि अगर पूछा जाए बच्चे से कि बारिश क्यों होती है, वो कहेगा कि बच्चा क्या कह रहा है कि गॉड वॉज टायर्ड ऑफ कैरिंग द बकेट ऑफ वाटर, भगवान ने जो है हाथ में जो है बाल्टी को उठाकर रखा हुआ था और वो गिरा दी, इसलिए जो है बारिश हो गई, वो थक गए थे। तो ये ईगोसेंट्रिक व्यू है और दूसरे का व्यू पॉइंट नहीं देख सकता। नहीं भाई, ये ईगोसेंट्रिक की तो बात ही नहीं, दूसरे का व्यू पॉइंट क्या है, यहाँ पे सामने भगवान थोड़ी है जो देख ले, ये तो कल्पना हो गई उसकी। इंडिकेट दैट चिल्ड्रन हैव नाइव अंडरस्टैंडिंग रूटेड इन देयर कल्चरल कॉन्टेक्स्ट विद विच दे ट्राई टू अंडरस्टैंड इवेंट्स। तो संकेत देती है ये बात कि बच्चों में अपने सांस्कृतिक परिवेश के अनुकूल सहज समझ होती है और वो उन्होंने अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे बनाई है, सुन के आसपास से जो भी कल्चर में चलता है वो अडॉप्ट करके। इसको डिस्कशन के थ्रू ठीक कराया जा सकता है, ये साइंटिफिक ऑफ कोर्स नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा। ड्यूरिंग प्ले टाइम ऋषभ, a 7-year-old boy, picked a ball to play with. Some of his peers made fun of him for his choice of toy. कि तुमने डॉल क्यों उठा ली, है ना, बॉल नहीं डॉल को उठाया है एक लड़का है ऋषभ, और इसका मजाक उड़ाया जा रहा है कि भाई लड़के तो जो है डॉल से नहीं खेलते हैं। तो अब ऐसे में क्या करना है टीचर को सिंपली ऋषभ को डॉल से खेलने देना और बाकी बच्चों को कहना जो तुम्हारा मन करे तुम उससे खेल सकते हो, अपनी चॉइस का खिलौना कोई भी ले सकता है, इसका जेंडर से कोई ताल्लुक नहीं है, जो कि फोर्थ ऑप्शन में ही कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा। इन ऑर्डर टू हेल्प स्टूडेंट्स टू बिकम गुड प्रॉब्लम सॉल्वर्स, अ टीचर शुड एम्फेसाइज ऑन द प्रैक्टिस ऑफ। प्रॉब्लम सॉल्वर बने अच्छे बच्चे, इसके लिए बच्चे को मौका दिया जाना चाहिए। सिंपल है, ब्रेकिंग लार्ज कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स इनटू स्मॉलर मैनेजेबल टास्क, बिल्कुल सही है ना, बड़े काम को छोटे टुकड़ों में तोड़ दीजिए, सिंपल है। तो फोर्थ ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा। चिल्ड्रन लर्न बेटर इफ दे एक्सपीरियंस, बच्चे अच्छा सीखते हैं यदि वो मॉडरेट लेवल ऑफ एक्साइटमेंट उनमें हो, सीखने के लिए मध्यम स्तर का उत्साह, यानी थोड़े से एक्साइटेड होंगे तो बेहतर सीखेंगे कि आज कुछ नया सीखने को मिलेगा, ठीक है ना। फिर आगे, ये आज के ही क्वेश्चन है भाई, कल के थोड़ी हैं। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा। लॉरेंस कोहलबर्ग आर्ग्यूड दैट, कोहलबर्ग ने क्या आर्ग्यूमेंट दिया कि देयर आर जेंडर डिफरेंसेस इन मॉरल रीजनिंग ऑफ चिल्ड्रन, हाँ होते हैं। अकर्स इन कॉन्टिन्यूअस मैनर, रीजनिंग लगाते हैं। कल्चरल डिफरेंस होता है, नहीं, प्रोग्रेसिवली होता है स्टेजेस में, यस। जेंडर की बात नहीं की उन्होंने अलग से, उन्होंने ध्यान दिया ही नहीं उस चीज पे। फोर्थ ऑप्शन सही है यहाँ पे। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 29, वो उनकी आलोचना है, कभी आप ग्लिगन वाली आलोचना को सही मान के पहला ऑप्शन सही लगा दें खुश होकर के, तो वो सही नहीं होगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है। टीचर्स शुड यूज मल्टी सेंसरी मटीरियल, हाँ ठीक है, इंक्लूसिव क्लासरूम में। स्टैंडर्डाइजेशन नहीं, तो ए तो ट्रू है बट आर फॉल्स है। मल्टी सेंसरी अप्रोच तो लगानी चाहिए लेकिन स्टैंडर्ड करिकुलम नहीं, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन की बात करनी चाहिए। तो यहाँ पे ए सही है लेकिन आर गलत है, सेकेंड ऑप्शन इस केस में सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है आपका, फटाफट से देखेंगे। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, ये अच्छा सवाल है, इसमें आप लोग गलती करके आए होंगे कई लोग, ध्यान से पढ़िएगा इसको, देखते हैं। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, अ चाइल्ड हु इज अनेबल टू अंडरस्टैंड द लॉजिक बिहाइंड सिंपल मैथमेटिकल रिवर्सल सच एज 4 + 5 9 होते हैं और 9 में से 5 घटा दें तो 4 हो जाएंगे। ये बच्चे को समझ नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा, इसका कारण क्या है? सिंपल बात बतानी है आपको। तो इसका कारण परसेप्चुअल सेंट्रेशन होता है कि उसका ध्यान सेंटर्ड है एक ही थॉट पे, वो ये नहीं देख पा रहा कि रिवर्स कर देंगे अगर थॉट को तो बात
बन जाएगी। ठीक, तो इरिवर्सिबिलिटी नहीं है इसका कारण। ये है क्या, ये कहलाता क्या है, ये रिश्ता क्या कहलाता है, तो इरिवर्सिबिलिटी कहलाता है। लेकिन इसका कारण जो है वो परसेप्चुअल सेंट्रेशन है, तो इस बात को ध्यान में रखना है। सिंपल बात है, होपफुली आपको ये बात समझ में आई होगी। देखो ऑटिस्टिक बच्चा जो है उसको कम्युनिकेशन में दिक्कत होती है, बहुत ज्यादा एनवायरमेंट में या रूटीन में चेंज होगा तो उसको दिक्कत होगी, बात को बार बार रिपीट करता है, रेपिटेटिव स्टीरियोटिपिकल बिहेवियर जिसको हम कहते हैं, आई कांटेक्ट नहीं करता है। लेकिन हाँ, उनका जो ऐसा नहीं है कि वो बच्चा सीख नहीं सकता है, ठीक ठाक इंटेलिजेंस पाई जा सकती है और सीख सकता है। ठीक, चलिए आउट ऑफ 30 क्वेश्चंस यहाँ पे कितने ठीक हुए वो बताइएगा। दोनों पेपर दिए हैं तो आउट ऑफ 60 कितने ठीक हुए वो बता दीजिएगा। और आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, आपको मैराथन से हेल्प हुई कि नहीं हुई, जो कि ऑफ कोर्स हुई ही होगी। कल पेपर हार्ड होगा, देखो ये कहना एकदम बहुत समझदारी की बात नहीं होगी कि कल का पेपर हार्ड होगा। मैं आपको क्लियरली ये बता देती हूँ कि ऐसा नहीं है कि कल के लिए स्पेशली हार्ड बनाया जाए पेपर, इस तरह से पेपर बनाया है उन्होंने। अगर आप ऐसे देखेंगे तो सिलेबस तो चेंज होता ही नहीं। ये मान लीजिए अगर 100 सेट तैयार होते हैं, एक एग्जांपल के तौर पे बात कर रही हूँ, 100 सेट तैयार हुए हैं पेपर के लिए, उसमें से कौन सा सेट फाइनल होकर के जाएगा, उसमें से कोई 4 सेट उठा करके रैंडमली आपके सामने दिख जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपके लिए कल अलग से मुश्किल पेपर बनाया जाएगा, है ना। तो मान लीजिए अगर 1000 क्वेश्चन तैयार हुए थे, उसमें से 200 क्वेश्चन सेलेक्ट हुए, तो उन 200 में से 100 मान लीजिए आज दिख गए आपको और 100 कल दिख जाएंगे। तो उसमें कुछ अलग से आपके लिए कल स्पेशली हार्ड बनाने वाली बात है ही नहीं। ये वो वाला पेपर नहीं है जिसमें मेरिट बननी हो, इस सिलेबस के अनुसार ही रहता है, उसी के आसपास चीज़ें रहती हैं। ठीक, और कोई बात हो तो आप बता दीजिएगा। नहीं, सीडीपी ही करेंगे यार सिर्फ। और ये आपको आंसर मार्क करके मैं उस पर भी टेलीग्राम पे भी शेयर कर दूंगी। लो फील करें नहीं यार, कोल्ड मुझे लग रहा है, कोल्ड का जो है असर, अभी तक तो ठीक ही था सब, बट कोल्ड का असर है थोड़ा। ठीक, चलिए ऑल द बेस्ट, कल मिलेंगे। नहीं, कोई हार्ड नहीं होगा, पेपर जैसा आ रहा है वैसा ही आएगा। ये अपने आप में बैलेंस्ड पेपर है, इतना भी आसान नहीं है और इतना भी मुश्किल नहीं है। ठीक, तो कल जब आप पेपर देकर के आएंगे तो ईमेल आईडी पे मैं कोशिश करूंगी दिन में बना दूं आंसर की, नहीं तो शाम को, तो इस टाइम फिर दोनों ही पेपर की आपको मिल जाएगी। कोशिश करूंगी दिन में ही, जैसे ही आपका पेपर होता है 12 बजे पेपर 2, तो हिमांशी डॉट, आज भी आपने बहुत सारे लोगों ने भेजे हुए हैं जो पेपर्स हैं, धन्यवाद आप सभी का। himanshi.edu10@gmail.com। ठीक, आप मेल डाल सकते हैं। क्लियर है बात, कोई दिक्कत परेशानी, कोई समस्या? ठीक है, चलिए टेक केयर, बाय बाय, कल मिलते हैं। ऑल द बेस्ट। कल जिनका एग्जाम है टेंशन नहीं लेनी है, नहीं कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं लग रहा।